वेलकम बैक टू केम सक्सेस। तो अपन ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखा था। तो पिछले लेक्चर में अपन ने क्या देखा था कि जो टाइप्स ऑफ लिगेंड, उन लिगेंड्स के टाइप्स को अपन ने पूरा कर लिया था। ठीक है, तो आज का अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का भी बहुत अच्छा है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सारे टॉपिक क्या बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनपुट होते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। हिंदी में बोलेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक और इंग्लिश में बोलेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को शॉर्ट में लिखते हैं EAN। EAN इसी से लिखा जाएगा। तो अब देखो ये टॉपिक है क्या, इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपन को पता है कि भाई सीधी सी बात है, अपने जो लिगेंड होता है और एक जो मेटलाइन होता है। ठीक है, ये तो आपका मेटलाइन है, सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, और ये आपका लिगेंड है। इन दोनों के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। ये देखो इन दोनों के बीच में इस प्रकार से क्या होती है, बॉन्डिंग। लिगेंड और जो सेंट्रल एटम है उसमें बॉन्डिंग के बाद, इन दोनों में बॉन्डिंग के बाद इस सेंट्रल एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बॉन्डिंग के बाद की बात कर रहा हूं। ये दोनों जब आपस में बॉन्डिंग आपस में जुड़ जाएंगे तो जुड़ने के बाद सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो आपको यही कैलकुलेट करना है कि भाई ये आपस में बॉन्डिंग कर ली इन दोनों ने, और बॉन्डिंग करने के बाद इस सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वो इसका क्या कहलाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो देखो चलो करते हैं, इसको कैसे करते हैं देखना। अब देखो अपन क्या करते हैं, अपन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो आपके पास सेंट्रल एटम है, जैसे आपको आयरन सेंट्रल एटम दे दिया। अब आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन में आपको वो सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ देने हैं जो लिगेंड देता है किसको, सेंट्रल एटम को, केंद्रीय परमाणु को। सीधी सी बात है भाई, केंद्रीय परमाणु आपका जैसे मान लो आयरन है, और आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन है, वो तो उसके अंदर है ही। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, उसको घटा दो, अभी करते हैं, उसका फॉर्मूला बताता हूं। आपको उस सेंट्रल एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन में आपको वो इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं सारे जो लिगेंड देता है किसको, सेंट्रल एटम को। भाई लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन देने का ही काम करता है, इसको अपन ने बताया था, अनपेयरिंग शेयरिंग होती है, अनइक्वल शेयरिंग होती है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ने हैं किसमें, सेंट्रल एटम में। तो जो भी नंबर आएगा आपका, वही आपका क्या होगा, EAN होगा। ठीक है, तो अब ये होता है कैसा देखना, ध्यान देना, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखो ये जो आपका EAN है, इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है, देखना ध्यान देना। ये होता है आपका Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। ये OS क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है ये। ठीक है, ऑक्सीकरण अंक है ये। ठीक है, Z माइनस OS प्लस 2 मल्टीप्लाई CN का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजक संख्या। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उपसंयोजक संख्या क्या होता है, ये मैंने आपको बता रखा है पहले। किसको बोलते हैं, सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, उन बॉन्ड की संख्या को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। समझ में आ गई बात, ये चीज मैंने पहले बता रखी। ये फॉर्मूला था आपका EAN निकालने का। Z क्या है यहाँ पे, Z है एटॉमिक नंबर। जैसे आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। तो आयरन आया सेंट्रल एटम के रूप में, तो Z की जगह क्या रखना है, 26 रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन को क्या निकालना है, आपका EAN निकालना है। निकाल के देखते हैं। ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल करते हैं, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलो तो अपन अपना जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। पहला जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, K4Fe CN6, ये है। इसका EAN निकालना आपको, तो इसका EAN कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो सेंट्रल एटम कौन, आयरन है, केंद्रीय परमाणु आपका आयरन है। ठीक है, इस आयरन का देखो फॉर्मूला क्या है, Z माइनस Z कितना है, इसके लिए EAN की वैल्यू निकालनी है आपको, EAN। तो इसके लिए Z का मान कितना है, भाई आयरन कितने नंबर पे, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 26। ये लो 26 माइनस
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, अब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो कितनी आएगी, निकालना सिखा रखा है मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। तो इसकी जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 आएगी, कितनी आएगी, +2। तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट की जगह क्या रख दोगे, 2, ये तो 2 +2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर Cn, कितने उपसंयोजक बंध बनाएगा भाई, आयरन क्या है, ये Cn क्या है आपका, एक दंतुक लिगेंड है, मोनोडेंडेट लिगेंड है, और मोनोडेंडेट लिगेंड कितना बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। बोले तो एक लिगेंड एक बॉन्ड बनाएगा, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएगा, 6 बॉन्ड बनाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गए हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन Cn लिखा था मैंने फॉर्मूले में, उसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, 6। सिंपल सी बात है भाई, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, किसको, सेंट्रल एटम को। तो 6 लिगेंड कितने देंगे, 2 गुना 6, और बस इन इलेक्ट्रॉनों को मैंने जोड़ा ही तो इसके अंदर। यही तो बताया था मैंने कि भाई जो लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है। तो बॉन्डिंग के दौरान लिगेंड सेंट्रल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उन इलेक्ट्रॉन्स को आपको जोड़ना है। तो अपन जानते हैं एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 6 लिगेंड कितने देगा, 2 से, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने 2 से 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। अब निकालो En का मान कितना है, ये कितना आ गया, 24 + 12, तो कितना है, ये 36 आ गया। ये कितना आ गया आपका, 36 आ गया है। तो इसका EAN की वैल्यू कितनी होगी, 36 हो गई है। इस प्रकार अपन EAN निकालते हैं, ठीक है। चलो एक और निकालते हैं, देखना। जैसे K2HgI4 ये कॉम्प्लेक्स है, निकालो। Z, मरकरी कितने नंबर पे आता है, मरकरी कितने पे आता है, मरकरी आएगा आपका 80 नंबर पे। ये लो आपका 80 नंबर पे मरकरी आ गया। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सेंट्रल एटम है, इसके आप निकाल के देख लेना, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा +2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 +2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजक संख्या कितनी होती है, Cn की जगह वैल्यू रखनी है, कितनी रखनी है। अब भाई I क्या है, एक दंतुक लिगेंड है, मोनोडेंडेट लिगेंड है, और एक मोनोडेंडेट लिगेंड कितने बॉन्ड बनाता है, एक बनाता है। तो 4 कितने बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो 4 से कितने मिलेंगे, 8। तो यहाँ पे 2 को क्या करना है, कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4, तो बॉन्ड के नंबर ही लिखना है। तो 4 कितना आया, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 86। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो EAN है वो कितने हो गया, 86 हो गया, 86 हो गया है। इस प्रकार से आपको EAN निकालना होता है, ठीक है। ये सिंपल सी थी, EAN कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से निकालेंगे। ये तो था आपका EAN। अब आता है आगे EAN रूल। नेक्स्ट देखना, ये EAN से रिलेटेड ये तो EAN निकालते कैसे वो चीज है, EAN का मान क्या है वो बात बताइए अभी मैंने। अब एक होता है EAN रूल, EAN रूल देखना भाई, ये EAN रूल क्या होता है, इस चीज को देखना थोड़ा। ये रूल क्या कहता है देखना, थोड़ा ध्यान देना। ये रूल बोलता है कि आप जब भी EAN निकालते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स देगा, उसका जो सेंट्रल एटम होता है उसका जब भी आप क्या निकालते हो, EAN निकालते हो। तो जब भी आप EAN निकालोगे तो अगर उस EAN की वैल्यू, उसका जो मान आ रहा है, जैसे अभी आपने निकाला 36 है, 86 है, ये आया, अगर ये वैल्यू किसके बराबर आए, जो उसके पास वाली जो नोबल गैस होती है, अगर उसके बराबर आ रहा है, EAN का मान कितना आ रहा है, नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ये होता है EAN रूल। सिंपल सी बात है, आप अगर किसी का भी निकाल रहे हो, EAN की वैल्यू निकाल रहे हो, अगर उस EAN की वैल्यू का मान नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाता है, तो वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आ रही है मेरी बात। जैसे अभी अभी आपने निकाला था ये K4FeCN6, इसका निकाला था K4FeCN6, इसका जब आपने EAN निकाला था तो इसका मान कितना आया था, 36 आया था, ठीक है। 36 इसका EAN की वैल्यू आई थी। अब 36 पर कौन आता है, कौन सा एलिमेंट आता है, क्रिप्टोन आता है। कौन आता है, क्रिप्टोन आता है। और क्रिप्टोन क्या है, एक नोबल गैस है, एक अक्रिय गैस है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो अगर EAN की वैल्यू का मान किसके बराबर आ रहा है,
जो नोबल गैस है उसके एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है, तो वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्या ये स्टेबल होगा? ये बिल्कुल स्टेबल होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। और ये EAN रूल को फॉलो करता है? हाँ करता है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू की किसके बराबर आ रही है? नोबल गैस के बराबर आ रही है। अगर ये उसके बराबर आ रही है तो ये EAN रूल को क्या करेगा? फॉलो करेगा। और ये क्या होगा? बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल होगा क्योंकि इसका EAN की वैल्यू कितनी आ रही है? नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ रही है। तो जिसके एटॉमिक नंबर के बराबर, नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाती है, वो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और वो EAN रूल को फॉलो करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या सभी कॉम्प्लेक्स करते हैं? नहीं, सभी कॉम्प्लेक्स करें ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये देखना, NiCN4 और यहां पे है -2, इसका EN निकालो। सबसे पहले निकल कितने नंबर पे आता है? 28 पे। माइनस इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले ना, निकल की सेंट्रल एटम में निकालना सिखा रखा है, आएगी 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई CN मोनोडेंडेट लिगेंड, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 4 है तो 4 बनाएगा, मल्टीप्लाई 4 कितना आया? ये आया आपका 34। कितना आया? 34। अब देखो क्या 34 नंबर पे नोबल गैस आती है? नहीं आती। नोबल गैस तो 36 पर आती है, क्रिप्टॉन। तो क्या इसका जो EN की वैल्यू है वो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आई? नहीं आई। इसका मतलब ये EN रूल को फॉलो करेगा ये कॉम्प्लेक्स? ये EN रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसकी EAN वैल्यू ये है, लेकिन ये EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा। EAN रूल को फॉलो करने के लिए जो एटॉमिक नंबर आ रहा है वो किसके बराबर आना चाहिए? नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आना चाहिए। जो EAN की वैल्यू है वो हमेशा नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आनी चाहिए, तब तो वो EAN रूल को फॉलो करेगा, अदरवाइज वो EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा। और जो EAN रूल को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। बस इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका EAN रूल और EAN, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल और करते हैं। एक चीज और याद रखना, जो आपके कार्बोनिल जिसके अंदर लिगेंड के रूप में कौन हो? कार्बोनिल कंपाउंड हो। कौन सी हो? कार्बोनिल कंपाउंड। बोले तो CO, लिगेंड कौन हो? CO, कार्बोनिल, ये वाला लिगेंड हो। जिस भी कॉम्प्लेक्स में ये लिगेंड होता है ना, कार्बोनिल लिगेंड, वो डेफिनेट रूप से EAN रूल को फॉलो करेगा, 100% EAN रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। चाहिए आप चेक कर लेना, जिसमें भी लिगेंड CO हो आप उसका निकाल के देख लेना EAN की वैल्यू, और आपकी आ जाएगा, उसकी वैल्यू जरूर नोबल गैस के बराबर आएगी, ठीक है। तो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो EAN रूल को जरूर क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। लेकिन सभी कार्बोनिल करेंगे, सिर्फ कार्बोनिल की बात बता रहा हूं, बाकी दूसरे कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन कार्बोनिल तो 100% करेंगे। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। देखो 2-4 एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे मान लो आपको ये दे दिया MN2CO10, ये कॉम्प्लेक्स दे दिया। वो पूछेगा इसकी EAN की वैल्यू क्या है, ठीक है। या पूछेगा कि क्या ये EAN को रूल को फॉलो करता है। तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, लिगेंड कौन है? CO, कार्बोनिल, तो डेफिनेट 100% ये रूल को तो फॉलो करेगा, ठीक है। अब इसकी EAN की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? देखो, तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? फॉर्मूला अपन इधर लिख देते हैं। चलो मैं इधर लिख देता हूं फॉर्मूला आपका, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 गुणा CN। CN यहाँ पे है कोऑर्डिनेशन नंबर। CN का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजक संख्या, ठीक है। ये सारी चीजें मेरी बताई हुई है, ठीक है। तो Z क्या होता है? सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर। सेंट्रल एटम कौन है? मैंगनीज। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 25 नंबर पे आता है ये, ठीक है। लेकिन कितने हैं? 2 है, इसलिए यहाँ पे कितना लिखोगे? एटॉमिक नंबर की जगह कितना लिखोगे? 50 लिखोगे। समझ में आ गई? 50 लिखोगे, क्योंकि अगर 1 होता तो आप 25 लिख देते, लेकिन अब इसमें कितने हैं? 2 है, इसलिए आपने कितने लिख दिया? 50 लिख दिया। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सिखा रखा मैंने अक्स मान के, ठीक है। जब भी निकालोगे तो कितनी आएगी? इसकी 0 आएगी। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? 0 आएगी। सब कुछ बता रखा मैंने आपको। ये लो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई CN। कितने बॉन्ड बनाएगा भाई? CO क्या है? मोनोडेंडेट लिगेंड है, एक बॉन्ड बनाता है। तो 10 कितने बनाएंगे? 10 बॉन्ड बनाएंगे। तो जो कितने बॉन्ड बनाएंगे टोटल? 10। तो मल्टीप्लाई 10
ध्यान रखना इसमें, जिसमें 2 आ जाए ना, ऐसा 2 आ जाए, उसमें एक चीज ध्यान रखना है, आपने अगर इतना ही करके छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा भाई। इसकी आप स्ट्रक्चर बनाओगे, कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, एमन एमन, ये लो, ठीक है। कितने हैं, 10 है, 10 है तो 5 CO इस पे लगा दो, 5 CO इस पे लगा दो, ये लो। ये लो, ये मैंने 5 CO लगा दिया आपके, ठीक है। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं CN की जगह, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपने यहाँ पे 10 लिख दी, लेकिन एक बॉन्ड इसके बीच में तो बन रहा है ना, इन दोनों MN के बीच भी तो बन रहा है, समझ में आ रही है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी आपको जोड़ने पड़ेंगे, तो प्लस आगे क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 × 1। बोले तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो है बॉन्ड के नंबर, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो ये 2 लिख दिया ये। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ने पड़ेंगे कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन ये भी तो है ना, इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो जिसमें सेंट्रल एटम 2 या 2 से ज्यादा आ जाए तो उसमें ध्यान रखना, जो मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये देखो इस मेटल और इस मेटल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी आपको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो आपने ये मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के नंबर को जोड़ दिया, ये 2 × 1, ठीक है। अब कैलकुलेट करो, ये लो, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, ये आएगा 50, ये कितना हो जाएगा इधर 20 और 2 22, 50 + 22, और ये कितना हो गया आपका 72 हो गया, ठीक है। अब ये 72 कितना का है, 2 MN का है, तो भाई सीधी सी बात है 2 MN का EN की वैल्यू कितनी है 72। आपको तो कितने की निकालनी है, 1 MN की निकालनी है, तो निकालो भाई। 2 MN की कितनी है 72, तो केवल 1 MN की कितनी होगी 72 डिवाइडेड बाई 2 कितने आएगा 36, ये लो। तो इसकी EN की वैल्यू कितनी आएगी 36 आएगी, और अपन जानते हैं 36 पे कौन सा आता है, क्रिप्टॉन आता है, नोबल गैस का नंबर है ये। समझ में आ गई बात, ये नोबल गैस का नंबर है, इसका मतलब ये EAN रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। वैसे भी मैंने बता रखा है, जितने भी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सारे के सारे EN रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये EN रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, और इसकी EN वैल्यू ये होगी। तो ये टॉपिक था आपका EAN का। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको आप कर सकते हो, कर करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका एक टॉपिक छोटा सा। तो आज का लेक्चर अपन इतना ही रखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर ये चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको समझा दिया जाएंगे। धन्यवाद।